दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः डी.आर. पटेल आप सबका पलक हिंदी एकेडमी में स्वागत करता हूं। और दोस्तों चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही कह दें आनंददायी टॉपिक है और बहुत ही कहते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है। और दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूँ दोस्तों। तो चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो काव्य है। क्या है दोस्तों? काव्य। काव्य के बारे में एक प्रश्न अवश्य आता है परीक्षा में। तो ये काव्य का जो टॉपिक है, जो वीडियो है, इसको देखना ना भूलें दोस्तों। ये जो काव्य है इसको ज़रूर देखें, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर परीक्षा में पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षा में, काव्य से संबंधित। तो दोस्तों चलते हैं, जल्दी से जल्दी हेडिंग डाल लें, काव्य की परिभाषा। क्या डाल लें दोस्तों? परिभाषा। किसकी परिभाषा? काव्य की परिभाषा डाल लें। काव्य की परिभाषा हेडिंग डाल लें और देखते हैं काव्य की परिभाषा क्या है, कितनी रोचक परिभाषा है। तो क्या कहा गया है दोस्तों कि समस्त भाव प्रधान साहित्य को समस्त भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। कितनी रोचक परिभाषा, कितनी अच्छी परिभाषा और कितनी सरल परिभाषा है दोस्तों। समस्त भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहते हैं। प्रश्न आ जाता है परीक्षा में, काव्य किसे कहते हैं, काव्य की परिभाषा लिखिए। तो समस्त भाव प्रधान साहित्य को क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों नोट कर लें। और फिर इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो लिखते हैं कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? विश्वनाथ के अनुसार दी गई किसकी? काव्य की परिभाषा देखते हैं। तो विश्वनाथ ने क्या परिभाषा दी है काव्य की, देखते हैं। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों क्या कर लें? नोट कर लें विश्वनाथ के द्वारा दी गई परिभाषा। तो विश्वनाथ ने जो परिभाषा दी है, क्या दी है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम। क्या परिभाषा दी है? रसात्मकम वाक्यम काव्यम। कितनी कहते हैं छोटी सी परिभाषा है, आप लोगों को पढ़ते ही याद हो जाएगी। रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात, रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात क्या कहेंगे कि रसयुक्त वाक्य को काव्य कहते हैं। रसयुक्त वाक्य को काव्य कहते हैं। जी आपकी परिभाषा है, किसके द्वारा दी गई है? विश्वनाथ के द्वारा दी गई परिभाषा है दोस्तों। तो देखिए काव्य की परिभाषा हो गई। समस्त भाव प्रधान साहित्य को क्या कहते हैं? समस्त भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहते हैं। विश्वनाथ के द्वारा दी गई काव्य की परिभाषा आपको लिख देनी है। और परिभाषा क्या है? रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य को क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। जल्दी से जल्दी उसको नोट कर लें। इसके बाद एक और परिभाषा है दोस्तों, वो किसके अनुसार दी गई है? पंडित जगन्नाथ के अनुसार दी गई है। किसके अनुसार? जगन्नाथ के अनुसार। किसके अनुसार दी गई है? पंडित जगन्नाथ के अनुसार परिभाषा दी गई है।
अब पंडित जगन्नाथ ने क्या परिभाषा दी है, तो दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है, विच्छेद करिए। तो इसको भी आप देख लें कि जगत धननाथ व्यंजन संधि है जगन्नाथ में। और जगन्नाथ में क्या जगन्नाथ ने जो परिभाषा दी है काव्य की, क्या परिभाषा दी है, देखिए तो देखते हैं। रमणीयार्थ, रमणीयार्थ प्रतिपाद, रमणीयार्थ प्रतिपादकः, रमणीयार्थ, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। जी किसने दी है, जगन्नाथ ने परिभाषा दी है कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। तो ये जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करें कि नोट कर लें। जगन्नाथ के द्वारा दी गई परिभाषा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात लिखना है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इसको क्या कर लें, नोट कर लें और देखते हैं कि जो अर्थात करके क्या उन्होंने परिभाषा दी है। तो जगन्नाथ ने जो परिभाषा दी है, संस्कृत आचार्य हैं इसलिए ये दोस्तों संस्कृत में परिभाषाएं हैं कि जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात यहाँ हम ऊपर लिखे दे रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी इसको भी क्या करें, नोट कर लें। अर्थात हमने लिखा कि अर्थात जो लिखा हमने रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्दों को काव्य कहते हैं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लें। देखिए क्या कहा गया है, जगन्नाथ ने क्या कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्दों को काव्य कहते हैं। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों इसको क्या करें, नोट कर लें। और फिर उसके बाद चलते हैं हम काव्य की जो भेद हैं। दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है काव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, एक कह दें कि काव्य के जो प्रकार होते हैं, तो इस तरह से आपको एक चार्ट बनाना है। जल्दी से जल्दी आप लोग भी क्या कर लें, बना लें। तो इस तरह का हमने क्या किया, एक चार्ट बनाया। एक तरफ लिखा हमने क्या, दृश्य काव्य लिख दिया। दोस्तों क्या लिख दिया, दृश्य काव्य लिख दिया। और एक तरफ हमने लिख दिया क्या, श्रव्य काव्य लिख दिया। एक तरफ श्रव्य काव्य लिख दिया, एक तरफ दृश्य काव्य लिख दिया। तो काव्य कितने प्रकार का होता है, अब आपके सामने जो प्रश्न था उसका जवाब आपको मिल गया। कितने प्रकार का हुआ, 2 प्रकार का हुआ। अब चलते हैं कि जो दृश्य काव्य है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इसके अंतर्गत देखो आता है नाटक आता है, और इसके बाद एकांकी आता है, और इसके बाद कह दें कि एक काव्य नाटक होता है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो काव्य नाटक भी कह सकते हैं। तो ये तीनों जो आपके सामने लिखे हुए हैं, नाटक, एकांकी और काव्य नाटक, ये क्या हैं, दृश्य काव्य हैं। परीक्षा में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा दृश्य काव्य है। तो इनमें से यदि कोई आता है तो वो क्या होगा, दृश्य काव्य होगा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं जो श्रव्य काव्य है। श्रव्य काव्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ भी आपको देखना है कितने भागों में। एक तो बांटा गया है प्रबंध काव्य, एक प्रबंध काव्य बांटा गया है, और दूसरा जो बांटा गया है वो है मुक्तक काव्य बांटा गया है। मुक्तक काव्य में बांटा गया है।
तो ये जो श्रव्य काव्य है वो दो भागों में बांटा गया है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में बांटा गया है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करें, इसको नोट कर लें। और इसके बाद जो प्रबंध काव्य है दोस्तों, इसके भी पार्ट निश्चित किए गए हैं प्रबंध काव्य के। तो इसको भी क्या करना है, आप लोगों को नोट करना है। तो जो प्रबंध काव्य में है उसमें आता है महाकाव्य आता है, और इसके बाद एक आता है क्या, खंड काव्य आता है, खंड काव्य आता है। और इसके बाद इस तीसरा जो इसी में आता है वो आता है आख्यानक गीत आता है दोस्तों। क्या आता है, आख्यानक गीत आता है। तो जी क्या हो गए, प्रबंध काव्य के भेद हो गए, महाकाव्य हो गया, खंड काव्य हो गया और आख्यानक गीत हो गया। यानी प्रबंध काव्य के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। इसके बाद मुक्तक काव्य है दोस्तों। तो मुक्तक काव्य में चलते हैं, मुक्तक काव्य कितने प्रकार का होता है। तो मुक्तक काव्य भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है पाठ्य मुक्तक और एक होता है गेय मुक्तक। तो इस तरह से मुक्तक काव्य भी आपका 2 प्रकार का होता है। तो इस तरह से दोस्तों क्या करना है कि आपको ये पूरा चार्ट बनाना है। तो इस चार्ट से आप लोगों को क्या होगा, एक बहुत ही आगे सहूलियत मिलेगी और याद करने का एक कह दें कि अच्छा तरीका मिल जाएगा। अब आपको क्या याद करना है, देखिए, एक तो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में एक अंतर आएगा, एक आएगा खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर। तो ये 2 प्रश्न आपको करना है। यदि ये 2 प्रश्न आप लोगों ने कर लिए कि महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर, मतलब आपके 3 या 4 नंबर पक्के हो गए दोस्तों। तो इस तरह से आपको ये वीडियो पूरा देखना है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखने से मत चूकें, अपने दोस्तों को भी बता दें, क्योंकि इससे आप लोगों को एक ना एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। तो अगले वीडियो में हम इससे जो अंतर हैं वो बताएंगे, इसलिए अगला वीडियो देखना मत भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही।